गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर्स के दूसरे पार्ट को। इस पार्ट में हम लोग बेसिकली यूनिट वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं यूनिट वेक्टर से। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड कितना हो 1, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो फिक्स होती है। यूनिट वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है विथ मैग्नीट्यूड 1। मैग्नीट्यूड 1 होगा यूनिट वेक्टर का और एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, आप लोग मेनली आई कैप, जे कैप और के कैप से वाकिफ होंगे। ये इनसे आप लोग भली बात वाकिफ होंगे, ये जानते होंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। देखिए ये होता क्या है एक्चुअली, आपका अगर मान लीजिए इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ना, 3D आपका प्लेन है, 3D आपका प्लेन है। मतलब आप इसको रेक्टेंगुलर प्लेन भी कह सकते हो, ठीक है, ऑर्थोगोनल प्लेन भी कह सकते हो। ये 3D प्लेन है, सब अपने में एक्स वाई के बीच में 90 डिग्री का और एक्स और जेड के बीच में 90 डिग्री का, ऐसे ही वाई और जेड के बीच में भी आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, सबके बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या, जैसे आप लोग ग्राफ पे ना एक्स वाई प्लेन में अगर इस तरीके से ग्राफ बनाते थे तो एक एक यूनिट आप लोग ऐसे ले लेते थे, 1 2 3 4 ऐसे। इस पर भी आपका 1 यूनिट, 2 यूनिट, तो आपका यूनिट का जो बेसिस बनाते थे, ठीक उसी प्रकार से क्या किया गया, एक्स एक्सिस पे एक एक यूनिट जो बनाया गया वो आई कैप का बनाया गया। किसका बनाया गया? आई कैप का। आई कैप का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे एक यूनिट का यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार से वाई पे बनाया गया जो वो एक एक यूनिट का, वाई पर जो एक एक यूनिट का बनाया गया वो जे कैप का बनाया गया, ठीक है, वाई पे जे कैप का। और जो जेड पर एक एक यूनिट का वेक्टर बनाया गया, एक एक यूनिट का आपका स्पेस दिया गया, वो के कैप का। तो आई कैप क्या है भाई? आई कैप क्या है? ये है यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन के लिए, ठीक है। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर वाई डायरेक्शन के लिए। और के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर जेड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए जो आपके एक्स एक्सिस पे एक यूनिट आई कैप, वाई एक्सिस पे एक यूनिट जे कैप और जेड एक्सिस पे एक यूनिट के कैप, ठीक है। तो ये आपके क्या है? डायरेक्शंस के साथ आपके यूनिट वेक्टर्स है। ये डायरेक्शन के साथ क्या है? आपके यूनिट वेक्टर्स है। अच्छा, अब आपको जैसा कि पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? फिक्स होती है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो आई कैप किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। जे कैप किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। और के कैप आपका जेड डायरेक्शन में है। अब इसमें कुछ खास बातें आपको समझनी है। पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि जो आई कैप, जे कैप और के कैप है, इनमें रिलेशन क्या है? क्या ये तीनों बराबर होंगे? आई कैप, जे कैप और के कैप क्या तीनों बराबर होंगे? नहीं, ये तीनों बराबर नहीं। इन तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर है क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर है ना, तीनों यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन तीनों बराबर नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपके वेक्टर है, आई कैप, जे कैप, के कैप वेक्टर है। तो वेक्टर में आपको दोनों चीज़ चेक करना पड़ता है बराबर होने के लिए, इक्वल वेक्टर के लिए, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो तीनों के बराबर है लेकिन डायरेक्शन तीनों के क्या है? अलग अलग है। ये आपका एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन में, तो तीनों बराबर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, तीनों की अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, मैग्नीट्यूड को आप मॉड के अंदर लिखते हो, तीनों की अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड तीनों का क्या होगा? बराबर होगा। कितने के इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हो? अब अगर किसी भी वेक्टर के लिए आपको यूनिट वेक्टर लिखना है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम लोग कोई एक वेक्टर ए है उसके लिए लिखना चाहें तो द यूनिट वेक्टर अलोंग अ वेक्टर ए, एक कोई वेक्टर ए है, इसके अलोंग आपको यूनिट वेक्टर लिखना है। तो कैसे लिखते हो आप? ये लिखते हो आप वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए।
वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये क्या हो गया, ए का यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ए का यूनिट वेक्टर है, ए का क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये आपका ए का यूनिट वेक्टर है। सपोज करो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो कि एक आपका वेक्टर ए है और इसकी वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है इस तरीके से, आई कैप प्लस आपका 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, सपोज करो इस तरीके से ना। अब आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप क्या करोगे, ये क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए कितना है भाई, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये तो वेक्टर ए हो गया, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। आपका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट आपका आई कैप का कोफिशिएंट प्लस आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई कैप का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर, और के कैप का कोफिशिएंट क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आई प्लस 2j प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई 1, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से 4 5 हो गया, और यहाँ से आपका 9 मिलेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 14। तो ये आपका वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर आप इस तरीके से निकाल लेते हो, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इस तरीके से निकाल लेते हो, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर का रहा। अगली बात अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर इस तरीके से पूछूं, हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स वी हैव, हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स वी हैव, हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स वी हैव। अब इसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, आप ध्यान समझिए, गलती क्या करते हैं बच्चे, गलती ये करते हैं कि वो उत्तर बता देते हैं इसका 3। आप भी उत्तर इसका 3 पहली बार में सोचे होंगे। उत्तर 3 क्यों बता देते हैं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप, ठीक है। तो उनको लगता है आई जे के अलावा दुनिया में कोई यूनिट वेक्टर नहीं है। दैट इज रॉन्ग। अरे आप समझो ना, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन क्या हो, फिक्स हो, डायरेक्शन फिक्स हो। तो इस तरीके के तो न जाने कितने वेक्टर्स आप क्रिएट कर सकते हो, न जाने कितने वेक्टर होंगे। तो आप देखो हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स आर वी हैव, अगर इस तरीके से पूछा जाए तो हम लोग के पास इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर है, इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर है। तो कहोगे सर ये आई जे के मतलब ये तो तीन ही है भाई साहब, वो रेक्टेंगुलर, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि हाउ मेनी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर वी कैन हैव, तो आपका उत्तर 3 होगा। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर, या ऑर्थोगोनल भी कह सकता है, हाउ मेनी, या फिर क्यूबॉइड भी कह सकता है ना, क्योंकि क्यूब के फॉर्म में रहता है। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, अगर इस तरीके से बात पूछता तो आप उत्तर बताते 3। कौन कौन सा, आई जे के, ठीक है। ये आपके तीनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यूनिट वेक्टर की बात की। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, यूनिट वेक्टर पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मजबूत रहे, कॉन्सेप्ट आप लोगों का मजबूत रहे, ठीक है। आपको कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स ज़रूर लिखा करिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है, कमेंट्स पढ़ता हूँ, अगर कमेंट रहता है तो, ठीक है। तो आप लोग को कोई सा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट किया करिए, मैं पढ़ूंगा और आपके डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं यूनिट वेक्टर को और अच्छे से। सपोज कर लीजिए कि आपको इस तरीके से दिया है कि 0.4 आई कैप माइनस 0.3 जे कैप प्लस एक्स के कैप, ठीक है। ये आपको दिया है। अगर ये कह रहा है कि ये यूनिट आपका वेक्टर है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो आपको बताना है सी की वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है।
अगर ये यूनिट वेक्टर है तो आपको सी कहाँ है, यहाँ पे एक्स है ना, तो एक्स की वैल्यू आपको, जो मेरा क्वेश्चन दिमाग में जो था मैंने बनाया हुआ था शीट में, वहाँ पे सी दिया था ना, तो उसे सी दिमाग में आ रहा है। तो ये आपका अगर यूनिट वेक्टर है तो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। करेंगे आप लोग? आइए करते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होता है? 1 होता है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 0.4 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट -0.3 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका? यूनिट वेक्टर का 1 होता है। आप दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर दो तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो 0.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.16 प्लस माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.09। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0.09। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1 माइनस, इन दोनों को ऐड कर दो, 0.16 0.09, ये कितना हो जाएगा? 0.25। ठीक है, ये आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 0.75 हो जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 0.75। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट 0.75। ये आपके x की वैल्यू आ गई, यदि ये आपका एक यूनिट वेक्टर है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे पोजीशन वेक्टर को। अब हम लोग देखेंगे पोजीशन वेक्टर को, देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। हम लोग अब देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। चलिए देखते हैं पोजीशन वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर सिंपल आप ऐसे समझो कि वेक्टर विच रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ अ वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। सपोज करो इस तरीके से आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है ए, और इस पॉइंट का जो आपका पॉइंट है ये 1 2 3, सपोज कर लिया पॉइंट 1 2 3। ये आपका ओरिजिन ओ है, ये आपका ओरिजिन ओ है। तो जो पोजीशन वेक्टर होता है, जो पोजीशन वेक्टर होता है वो होता है ओ ए। वो क्या होता है? ओ ए। इस पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है उसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, वेक्टर विच रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अच्छा तो ये ओ ए क्या होगा? पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। इसको लिखेंगे कैसे? ओ ए। ओ क्या है? इनिशियल। ओ क्या है? इनिशियल। ओ क्या है आपका? इनिशियल। और ए क्या है आपका? फाइनल। फाइनल पोजीशन का है। ठीक है, ये आपका फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ आपको अगर इस पॉइंट पे पहुँचना है तो शुरू आपने कहाँ शुरू किया होगा? ओरिजिन से शुरू किया होगा। एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट चलोगे, वाई एक्सिस पे 2 यूनिट चलोगे और जेड एक्सिस पे 3 यूनिट। ठीक है, तो आप इस पॉइंट ए पर पहुँचने के लिए जो आपको पोजीशन वेक्टर होगा वो ओ ए होगा। क्या होगा? ओ ए। कैसे लिखते हो आप? इनिशियल से फाइनल। और ये जो ओ ए वेक्टर होगा ये होता है इस, आप देखो आप यहाँ से आप पोजीशन वेक्टर जा रहे हो तो एक यूनिट कहाँ जा रहे हो? एक्स एक्सिस पे, तो 1 आई कैप प्लस 2 यूनिट कहाँ जा रहे हो? जे पे, तो 2 जे कैप प्लस 3 यूनिट जा रहे हो, 3 यूनिट जा रहे हो आप के कैप। ठीक है, जेड एक्सिस पे, तो ये ओ ए क्या हो गया? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये क्या हुआ? पॉइंट ए का ये पोजीशन वेक्टर है। ये पॉइंट ए का क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ अ वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज आप करते कहाँ हो भाई? कहाँ करते हो? ये आप जब काइनेमेटिक्स पढ़ते हो ना, काइनेमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं जहाँ पर वेक्टर का यूज होता है और वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का भी यूज होता है। चलिए देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपका कोई अरेंजमेंट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और एक पॉइंट है आपका
एक पॉइंट है, सपोज करिए ये पॉइंट ए है और इसका आपका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 z1, ठीक। और एक पॉइंट है बी और इसका कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2 z2, x2 y2 z2, ठीक है। तो अगर पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं, पोजीशन वेक्टर, तो ओ के रिस्पेक्ट में आप लिखोगे ओ ए वेक्टर, ओ ए, ठीक है। पॉइंट ए का अगर पोजीशन वेक्टर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे आप, ओ ए, ठीक। तो ओ ए क्या होता है, इनिशियल फाइनल, ठीक है। ओ इनिशियल ए फाइनल, इसको कैसे लिखोगे, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये तो लिखोगे। ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर लिखना हुआ आपको, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर लिखना हुआ तो इसको क्या लिखोगे आप, ओ बी वेक्टर, वेक्टर ओ बी। ये क्या हो जाएगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लो पॉइंट ए था, ए से बी पर आ गया है, कोई पार्टिकल था पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गया है, तो ये ए से बी गया, ये ए से बी गया, ठीक है। तो ये आपका था इनिशियल, ये क्या है, फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल यही होता है आपका। तो फाइनल कितना है, ओ बी, और इनिशियल क्या है, ओ ए, ठीक है। भाई आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया ना, तो इनिशियल आपका पोजीशन वेक्टर कितना है, ओ ए, फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है, ओ बी, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए करोगे आप तो x2 माइनस x1 आई कैप, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ अभी के लिए, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यू कैन राइट इट एज ए बी, वेक्टर ए बी, ठीक है। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इन सब चीज़ों पर, जिससे हम लोग की चीज़ें और आसान हो जाएं और हम लोग को अच्छे से आसानी समझ में आए और क्लियर हो जाए हम लोगों का। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको आपको समझाते हैं हम आपको, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स, अ पार्टिकल मूव्स 3 मीटर ड्यू वेस्ट 4 मीटर ड्यू साउथ, फाइनली 12 मीटर अपवर्ड, फाइनली 12 मीटर वर्टिकली अप, the distance and magnitude of displacement traveled by the particle, the distance and magnitude of displacement, magnitude of displacement traveled by particle, traveled by the particle r, ठीक है। आपको बताना है कि क्या क्या है। तो क्या क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ये आपको बताना है। क्वेश्चन ये है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स 3 मीटर ड्यू वेस्ट, 4 मीटर ड्यू साउथ, फाइनली 12 मीटर वर्टिकली अप, और फिर आपको कह रहा है डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल आपको बताना है। चलिए किया जाए, आइए करते हैं। मान लीजिए देखिए ये एक प्लेन है आपका, इस तरीके से आपका एक प्लेन है, ये इस तरीके से प्लेन है, ठीक है।
ये प्लेन है और प्लेन में ये आपका ओरिजिन मान लीजिए। इस डायरेक्शन में अगर हम लोग नॉर्थ बोले तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ये डायरेक्शन अगर हम लोग ईस्ट बोले तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा कि नहीं भाई। ठीक है, ये आपका एक प्लेन है भाई। आपकी जो डायरेक्शन होती है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये क्या होती है, एक प्लेन में ही तो होती है। अब इससे वर्टिकली अप मतलब ऊपर उठ रहे हो और वर्टिकली डाउन मतलब नीचे जा रहे हो। आप वर्टिकली अप क्वेश्चन में दिया तो उस पर हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये 2D ज्योमेट्री आपका, ये तो एक प्लेन में हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये प्लेन में हो गया। अब इससे अप एंड डाउन ये आपका 3D ज्योमेट्री में जाएगा। तो शुरू में कह रहा है कि आपका 3 मीटर ड्यू वेस्ट में आपका 3 मीटर जा रहा है। तो मान लीजिए कि ये इतना गया ना, मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, ये दूरी गया 3 मीटर वेस्ट में। फिर कह रहा है 4 मीटर साउथ में, तो साउथ इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में गया 4 मीटर। तो मान लीजिए इतना दूरी गया और ये 4 मीटर में पहुंचा। ठीक है, बाहर की तरफ लिख देता हूँ 4 मीटर, तो ये 4 मीटर है। अच्छा, यहाँ पर पहुँच गया। अब फिर कह रहा है कि फाइनली 12 मीटर वर्टिकली अप। अब यहाँ से 12 मीटर वर्टिकली ऊपर की तरफ, वर्टिकली ऊपर। तो ऊपर की तरफ हम दिखाने के लिए इस तरीके से दिखा दे रहे हैं, डॉटेड लाइन से दिखा दे रहे हैं। ये 12 मीटर वर्टिकली अप और यहाँ पर पहुँच गया। ये फाइनली ये यहाँ पर पहुँच गया। तो पूछ रहा है डिस्टेंस कितना उसने कवर किया। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 3 मीटर प्लस 4 मीटर और प्लस वर्टिकली अप गया कितना, 12 मीटर। तो टोटल कितना हो गया, 19 मीटर टोटल डिस्टेंस हुआ। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, और वो भी डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले इधर 3 गया, इधर 4 गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले तो यहाँ देख लो, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। 3 इधर गया, 4 इधर गया, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो 5 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब 5 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से, और 12 मीटर आपका इससे परपेंडिकुलर ऊपर है भाई। ये तो सीधे वर्टिकली ऊपर है ना, तो ये 90 बना रहा। 5 ये और ये 12, 5 ये और ये 12, तो ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा 5 12, ये दोनों आपके 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट विल कम अराउंड आपका 144 प्लस 25, दैट विल कम अराउंड 13। ठीक है, कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, कितना आ जाएगा, 13। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 13 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा था, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको समझते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको भी करते हैं, समझते हैं। वो भी मेनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर ही आधारित होगा। वो क्वेश्चन भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर ही आधारित है। जैसे वो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ, क्वेश्चन है आपका, द पोजीशन वेक्टर ऑफ a moving particle at time t is r vector is equals to 3 I cap plus 4t square j cap minus t cube k cap. Its displacement during the time interval t equals to 1 second to t equals to 3 सेकेंड इज। आपको 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में इस टाइम इंटरवल में इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या बताना है, इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, आपको इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है दरअसल। ठीक है, आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, और वो आपको मैग्नीट्यूड नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही करा। तो डिस्प्लेसमेंट आप मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो। चलो करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते थे हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर जो होगा, मान लो RF उसको लिख लिया हमने, और जो इनिशियल है RI लिख लिया। ठीक है, फाइनल पोजीशन वेक्टर कब मिलेगा, R एट t इक्वल्स टू t सेकेंड, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे वो फाइनल पोजीशन पे है, माइनस R t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे इनिशियल पोजीशन पे है। वैल्यू रख देते हैं, t इक्वल्स टू
3 सेकंड पे वैल्यू रखो भाई, तो ये 3i, इसमें तो t है नहीं, यहाँ पर t है, प्लस 4t स्क्वायर, टी स्क्वायर तो मतलब 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 और 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 36, ठीक है, जे कैप माइनस टी क्यूब मतलब 3 क्यूब कितना हो जाएगा 27 के कैप। ये हो गया आपका r एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, माइनस r एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 1 पुट करो तो 3i कैप प्लस t इक्वल्स टू 1 पुट करो तो ये 1 हो जाएगा 4j कैप माइनस t इक्वल्स टू 1, तो ये सिर्फ k कैप बचेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लो, घटा लो, 3i से 3i घट जाएगा, 36j में से 4j घट जाएगा तो ये हो जाएगा 32j, 32j माइनस 27 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 26 की, ठीक है। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 32j माइनस 26 के। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछता तो अंडर रूट 32 स्क्वायर प्लस माइनस अंडर 26 स्क्वायर, यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड भी निकाला जा सकता था। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, रिजोल्यूशन उसका क्या होता है, ये हम लोग को सीखना है। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर ये हमें पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 2D, ठीक है, ये हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। एक वेक्टर को 2D में रिजॉल्व करने का हमारा काम है। देखो रिजोल्यूशन क्या होता है, व्हेन अ वेक्टर इज ब्रोकन डाउन इनटू कंपोनेंट। अगर कंपोनेंट में तोड़ते हो आप, अगर आप कंपोनेंट में तोड़ देते हो किसी वेक्टर को तो उसका रेजोल्यूशन कहलाता है। वो उसका क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन कहलाता है। जैसे सपोज करो कि मान लो ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और कोई एक वेक्टर इस तरीके से है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर a है, ठीक है, और ये x एक्सिस से थीटा डिग्री बना रहा है, ये x एक्सिस से थीटा डिग्री बना रहा है। तो इसको रिजॉल्व करना है, इस प्लेन में x y के अलोंग। देखो रिजोल्यूशन के लिए आपको 2 परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए होता है, 2 परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए होता है, ठीक है, उसमें ही रिजॉल्व हम लोग करते हैं। तो इस वेक्टर a को हम लोग को एक्स वाई प्लेन के हिसाब से रिजॉल्व करना है। मान लिया कि हमने थीटा एंगल ये इंक्लाइंड है x एक्सिस से, तो इसका रिजॉल्व जो आप करोगे, रेजोल्यूशन करोगे, वो 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक होता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक आपका क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है। एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ठीक है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ये थीटा है, ये थीटा है, हम ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर इस ट्रायंगल को देखो तो ये आपका, ये तो 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, ये बेस और ये आपका परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनस है, ठीक है। तो आप देखो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से बेस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एच, मतलब हाइपोटेनस टाइम्स कॉस थीटा, हाइपोटेनस कॉस टाइम्स कॉस थीटा। तो इस वेक्टर ए का जो ये वाला आपका कंपोनेंट होगा, ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, मतलब एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट, एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो ए कॉस थीटा होता है, और एंगल के सामने वाला जो आपका कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये आप परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस टाइम्स साइन थीटा, ठीक है। तो आपके एंगल के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है ना, वो होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, ए साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वेक्टर को रिजॉल्व किया। एंगल के अलोंग ए कॉस, मतलब वेक्टर टाइम्स कॉस थीटा, एंगल के सामने एंगल्स टाइम्स साइन थीटा, ठीक है। ये इस तरीके से कंपोनेंट में अगर किसी वेक्टर को तोड़ दो तो उसे कहते हैं वेक्टर का रेजोल्यूशन करना, वेक्टर को रिजॉल्व करना, वेक्टर को क्या करना, रिजॉल्व करना। जैसे आप सपोज करो कि आपके लिए मैं एक आध दो केसेस देता हूँ, बना के एग्जांपल देता हूँ, और उसको आप बना के बताओ कि उसका आपका किसके अलोंग कितना कंपोनेंट आएगा। जैसे मान लो इस तरीके से 2 प्लेन दिए हैं, ये x और ये y, 2 आपको दिया इस तरीके से, और मान लो एक फोर्स है
और वो 6√2 न्यूटन का फोर्स है, 6√2 न्यूटन का फोर्स है, और ये एंगल दिया है 45 डिग्री। तो आपको बताना है कि एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितने फोर्सेस लगेंगे, एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितने फोर्सेस लगेंगे। तो इस फोर्स, देखो ये अभी जो फोर्स आपको दिया हुआ है, जो ये अभी ये फोर्स दिया हुआ है, ये फोर्स न एक्स के अलॉन्ग है न तो वाई के अलॉन्ग है, एक्स और वाई के बीच में है। एक्स के अलॉन्ग अगर इसका देखना है तो इसको आपको इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या देगा, एक्स के अलॉन्ग फोर्स देगा, और इस फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इस फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो आपको वाई एक्सिस के अलॉन्ग ना, इसे आप देखो यहाँ पर पैरेलली रिप्लेस कर सकते हो, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपको फोर्स देगा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना हो जाएगा 6√2 cos 45, क्योंकि एंगल के साथ cos और एंगल के सामने साइन, तो ये 6√2 sin 45। cos 45 का वैल्यू कितना होता है भाई 1/√2, √2 से √2 कैंसिल आउट, 6 न्यूटन आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया। 6√2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 45 भी 1√2 होता है, 1/√2, ये भी आ जाएगा आपका 6 न्यूटन। तो आपका जो आपका परपेंडिकुलर या फिर आपका जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है इस फोर्स का वो कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से आप रिजॉल्व करते हो, इस तरीके से आप रिजॉल्व करते हो। देखो अब जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फ्रिक्शन या फिर लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें जो आपका इंक्लाइंड प्लेन वाला आता था ना, वेज वाला, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन होता था, तो वहाँ पर भी देखो आपको अगर इस तरीके से मैं दिखाऊं, अब वो तो पढ़ा ही दिया, तो इसमें अगर आप समझने की कोशिश करो तो मान लो ये इस तरीके से एक वेज है, ठीक है, वेज है, और इस पर एक कोई आपका m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है, m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है। मान लो ये जो सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस है, कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शन नहीं होगा कोई, ठीक है, देयर विल बी नो फ्रिक्शन, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। तो आपको अभी टास्क क्या दे रहा हूँ मैं, ये टास्क दे रहा हूँ कि भाई इस ब्लॉक m का, इस ब्लॉक m पर जो लगेगे फोर्स ना, उसको रिजॉल्व करो, उसको रिजॉल्व करो। तो आप सिंपली समझते हो इसका जो वेट परपेंडिकुलर डाउनवर्ड नीचे की तरफ वेट mg काम करेगा, ठीक है। अब ये जो mg है ना, इस mg को हमें जो भी फोर्स को रिजॉल्व करना है, इस ब्लॉक m पर लगने वाले जो भी फोर्स को रिजॉल्व करना है, वो इस इंक्लाइंड प्लेन के एलोंग या इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर आपको करना है। तो एक आपकी एक एक्सिस तो ये हो गई इंक्लाइंड प्लेन, ये एक्सिस हो गई, और एक इस पर परपेंडिकुलर, एक इस पर क्या परपेंडिकुलर, ये दो एक्सिस के अलोंग आपको रिजॉल्व करना है। ये आपके एक्सिस 90 डिग्री बना रहे हैं, तो एक एक्सिस क्या होगी आपकी, इंक्लाइंड प्लेन को ही हमने एक एक्सिस दिया है, और एक एक्सिस किसको दिया है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसी के अलोंग आपको रिजॉल्व करना है। तो वेट इसका नीचे की ओर mg, वेट इसका नीचे की ओर mg, ठीक है। अब देखो ये जो वेट है ना, यही तो आपका रिजॉल्व होगा, क्यों, देखो ये आपका कितना 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिग्री। कैसे भाई, ये कोण 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों ऐड करके कितने आने चाहिए 180 आने चाहिए, ठीक है। अगर ये 90 माइनस थीटा है, और ये देखो ये पूरा एंगल, ये देखो यहाँ, ये देखो अगर इस तरीके से देखो, तो ये पूरा एंगल आपका, ये पूरा एंगल आपका 90 होगा, ये पूरा एंगल 90 होगा, जिसमें से 90 में से ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये कितना बचा, ये आपका हुआ थीटा, ये क्या हो गया थीटा। तो अगर mg को इसके डायरेक्शन में रिजॉल्व करना चाहो आप, तो थीटा के साथ क्या जाता था, कोण के साथ क्या जाता था, mg cos थीटा जाता था, और थीटा के आपका अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाता था, साइन थीटा। तो ये इस डायरेक्शन में क्या आएगा, mg साइन थीटा आएगा, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, mg साइन थीटा। इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n, अब इसको रिजॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इस n को रिजॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इस वेट को हम लोग रिजॉल्व करते थे mg cos थीटा और mg sin थीटा में, ठीक है। तो ये आपको याद होगा, ये आपने देखा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, कि किसी भी फोर्स को या किसी भी वेक्टर को कितने कंपोनेंट में, तो मतलब कितने उसके रेजोल्यूशन किए जा सकते हैं, तो रेजोल्यूशन इनफाइनाइट किए जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्लेन के अलोंग आपको रिजॉल्व करने के लिए बोलेगा, आप उस प्लेन के अलोंग रिजॉल्व करते चले जाओगे, ठीक है, रिजॉल्व करते चले जाओगे। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, जैसे मान लो कोई एक फोर्स ये है, ये फोर्स F है, और ये इससे थीटा एंगल बना रहा है, और अभी ये प्लेन x y x x या फिर x1 ऐसे लिख लेता हूँ, y1 जिससे आपको आसानी रहेगी। अब x1 y1 के अलोंग अगर आपको रिजॉल्व करना है, तो एक तरीका ये है, मान लो एक प्लेन ऐसे दे दिया आपको इस तरीके से ना,
ये परपेंडिकुलर प्लेन आपको कह दिया कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ये है आपका x2 y2 और इसके साथ कुछ एंगल दे देगा, उसके साथ इसका कुछ एंगल दे देगा, मान लो ये दे दिया θ2 और ये पहले θ1 था ना। तो फिर कहेगा कि भाई इसके अलॉन्ग रिजॉल्व करो। तो किसी भी फोर्स को आप मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो, बस आपको बशर्ते ये बताएगा कि किस प्लेन के अकॉर्डिंग आप उसको रिजॉल्व करना चाहते हो या किस प्लेन के अकॉर्डिंग उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो रिजॉल्व बहुत तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, आप उसको होमवर्क की तरह ट्रीट करिए, फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा। सपोज करो कि इस तरीके से आपका एक अरेंजमेंट है जिसमें एक बॉब है ना, एक बॉब है, वो इस तरीके से स्ट्रिंग के द्वारा बंधा है, इस तरीके से स्ट्रिंग के द्वारा बना है, और ये बॉब का जो मास है m है, और इधर भी एक स्ट्रिंग से ये बंधा हुआ है। ये स्ट्रिंग का नाम AB है और ये मान लो ये पॉइंट C है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है, वो T1 दिया है। कितना दिया है? T1। अब क्या कह रहा है कि इस BC स्ट्रिंग को काट दिया जा रहा है, कट कर दिया जा रहा है, और अगर सपोज करो ये इनिशियली परपेंडिकुलर डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता था, तो अब ये अपने स्ट्रीम तक जा रहा है, अब स्ट्रीम तक जब चला जा रहा है बॉब, अपने स्ट्रीम तक जब ये बॉब चला जा रहा है, तो उस पोजीशन में स्ट्रीम तक जब बॉब चला जा रहा है, तो उस पोजीशन में जो इस पर टेंशन लग रही है, इस स्ट्रिंग में, वो T2 है। तो आपको T1/T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब आपको T1/T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या क्वेश्चन समझ पाए आप? ठीक है। क्या करना है भाई, ये आपको दिया है इनिशियली में एक बॉब है, वो एक स्ट्रिंग AB से बंधी हुई है, और एक इधर से भी आपकी स्ट्रिंग बंधी हुई BC स्ट्रिंग से, और उस समय में आपका ये परपेंडिकुलर से थीटा एंगल बना रहा है, और इस